तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड कॉलिंग का कंसेप्ट को। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि मेथड होता क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है प्रोग्रामिंग में, क्लियर है। और देन फिर डिस्कशन किए थे कि मेथड में 3 एलिमेंट होता है। एक मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, फिर मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड डिक्लेरेशन और डिफिनीशन कैसे होता है यह सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि जावा में एवरी मेथड डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन बिलोंग टू एनी क्लास, कहां रहेगा, क्लास के अंदर। फिर ये भी डिस्कस किए थे कि आपका जावा का प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मेथड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कॉल करता है, दैट इज द मेन मेथड। बाकी कोई भी मेथड जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग खुद से कॉल करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग यहां भी डिस्कस करेंगे कि भाई मेथड ओवरलोडिंग मेथड कॉलिंग होता क्या है। देखो यहां पे तो बात करेंगे, टॉपिक है हम लोग का मेथड कॉलिंग, क्लियर है, मेथड कॉलिंग। अब यहां पे समझो, यहां पे मेथड कॉलिंग क्या होता है समझो। मेथड कॉलिंग का मतलब है कि भाई मेथड जो बना हुआ है, जो डिक्लेयर्ड है, जिसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप उसे क्या करो, कॉल करो। बात समझे। तो मेथड कॉलिंग का यही मतलब है, क्योंकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब समझो। तो बात आता है सर मेथड को कॉल कौन करेगा। ठीक है, तो एक मेथड को कोई दूसरा मेथड क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, ये मेथड कॉल बाय अनदर मेथड या फिर मेथड इटसेल्फ, या खुद को भी कॉल करता है, मेथड कॉल कर लेता है। ठीक है, देखो यहां पे जैसे क्या है कि मेथड जो है, मेथड कॉल बाय अनदर मेथड, क्लियर है, और मेथड कॉल बाय इटसेल्फ, और मेथड कॉल बाय इटसेल्फ, क्लियर है, इटसेल्फ, क्लियर है। तो यहां पे मेथड ऐसे होता है। ठीक है, तो एक मेथड को कोई दूसरा मेथड कॉल करता है, या मेथड खुद को भी क्या करता है, कॉल करता है। तो सर दूसरा मेथड कॉल क्यों करेगा, ये भी समझना होगा। देखो यहां पे समझो, जैसे मान लो कि हम लोग कैसे काम करते हैं। देखो जैसे हम एक टीचर हैं, तो मुझे पढ़ाना आता है, मेरे पास पढ़ाने का इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और मान लो सपोज करो कि मेरा बाइक खराब हो गया, तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है बाइक बनाने का, तो हम उस मेथड को बुलाएंगे जिसके पास बाइक बनाने का इंस्ट्रक्शन है। क्लियर, तो हम बाइक बनाने वाला को बुलाएंगे, तो हम भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है। अगर उसको क्या जरूरत पड़ा कि उसके बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे कॉल कर लेगा। बात समझे, तो हम उसके पास चले जाएंगे। क्लियर है, ये चीज होता है। तो मेथड को कोई दूसरा मेथड कॉल करता है, या फिर कभी कभी मेथड खुद को भी कॉल करता है। तो सर मेथड खुद को कॉल कैसे करेगा, आप समझो यहाँ पे। जैसे मान लो कि बाइक बनाने वाला का खुद का बाइक क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो किसी दूसरे को क्यों कॉल करेगा। ठीक है, वो तो कहेगा कि ये वाला इंस्ट्रक्शन तो मेरे पास खुद है ना, तो हम ही को कॉल करना पड़ेगा, हम खुद को ही कॉल कर लेंगे, बाइक बना लेगा वो खुद से। क्लियर है, तो मेथड कॉल बाय इटसेल्फ ही होता है। और जब मेथड खुद को कॉल करता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं प्रोग्रामिंग के भाषा में रिकर्सन। क्या बोलते हैं, रिकर्सन। रिकर्सन का एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना देंगे, जिससे आप समझेंगे कि रिकर्सन काम कैसे करता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि मेथड को कोई दूसरा मेथड कॉल कैसे करेगा जावा में। ठीक है, अब चलो यहां पे समझो। तो मेथड को कोई दूसरा मेथड कॉल करेगा, तो इसका मतलब है जो कॉल कर रहा है वो भी मेथड है, और जो कॉल हो रहा है वो भी मेथड है। तो जो कॉल हो रहा है, बात समझे, और जो कॉल कर रहा है, दो मेथड काम करता है यहां पे। तो पहला होता है कॉलिंग मेथड। पहला कौन सा होता है, कॉलिंग मेथड। क्लियर है, कॉलिंग मेथड होता है। कॉलिंग मेथड क्या करता है, ये किसी दूसरे मेथड को कॉल करता है, मतलब बुलाने वाला मेथड जो होता है ना, वो कॉलिंग मेथड हुआ। क्लियर है, और एक होता है कॉल्ड मेथड। क्या होता है, कॉल्ड मेथड, जो बुलाने के बाद आता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड मेथड बोलते हैं। बात समझो यहां पे, जब मेथड को कोई मेथड किसी को कॉल करे, उसे कॉलिंग मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड मान लो void f1 एक मेथड है। ठीक है, यहां पे सेट ऑफ इसका इंस्ट्रक्शन है। अब यहां समझो, अब f1 को f2 ने कॉल किया, ये f2 हुआ, और f1 ने f2 ने f1 को क्या किया, कॉल किया, ये कॉल हुआ। अब समझो ध्यान से यहां पे, तो f1 f2 जो हुआ वो हुआ कॉलिंग। क्या हुआ, ये कॉलिंग मेथड, क्योंकि ये बुलाया है ना, तो बुलाने वाला कॉलिंग। ठीक है, और बुलाने के बाद आने वाला f1 क्या हुआ, कॉल्ड मेथड हुआ। क्लियर है, कॉल्ड मेथड, जिसको आपने कॉल किया है उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड मेथड। अब समझो यहां पे, तो जो मेथड जिसको बुलाएगा, बात को समझ एकदम सिंपल से याद रखना। ठीक है, जो मेथड जिसको बुलाएगा, ठीक है, जो बुलाने वाला हुआ, ठीक है, वो कॉलिंग हुआ। अब बुलाने के बाद आने वाला हुआ, उसे क्या हुआ, कॉल्ड हुआ। बात समझे, तो दो मेथड साथ में काम करेगा मेथड ओवरलोडिंग में, एक कॉलिंग मेथड और दूसरा कौन सा मेथड, कॉल्ड मेथड। ठीक है, अब यहां पे समझो,
जब कॉलिंग मेथड कॉल्ड मेथड को बुलाएगा तो बुलाने का कुछ रूल रेगुलेशन है। पहला रूल रेगुलेशन है, समझो यहाँ पे मेथड कॉल करने का रूल रेगुलेशन समझना पड़े ध्यान से। सबसे पहला, ठीक है, पहले वो ये देखेगा कि वो जिस मेथड को बुलाने वाला है वो मेथड का नाम क्या है। ठीक है, नेम ऑफ द मेथड को देखना पड़ेगा कॉलिंग मेथड को। अगर मुझे किसी को बुलाना है तो उसका नाम हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई किस नाम से उसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, F2 ने F1 को कॉल किया तो F2 को पता होगा कि इस F1 का इस फंक्शन का नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है, ये उसको पता होगा। ठीक है, नेम इसको याद रखना होगा, आर्गुमेंट याद रखना होगा। क्या याद करना होगा? आर्गुमेंट, ARGS, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है सर? समझो यहाँ पे, अब हम कल बताए थे कि मेथड जब बनाते हैं तो मेथड आर्गुमेंट भी लेता है। ठीक है, जैसे सम मेथड कल था तो सम मेथड में 2 आर्गुमेंट था इंटीजर वाला। ठीक है, यहां पे था ना। अब कोई कोई मेथड आर्गुमेंट नहीं लेता है, तो जो मेथड आर्गुमेंट लेता है कितना आर्गुमेंट ले रहा है ये उसको पता होगा, तब उतना आर्गुमेंट देगा, तब वो कॉल होगा, नहीं देगा तो कॉल नहीं होगा। तो मेथड कॉलिंग में कॉलिंग मेथड को नाम और आर्गुमेंट दोनों पता होना चाहिए। जैसे देखो, अगर F1 को मुझे बुलाना है, समझो ध्यान से, तो F1 को मुझे बुलाना है तो इस केस में हमें F1 को कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज F1 के पास कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। लेकिन मान लो कोई ऐसा मेथड होता वॉइड F3 है और ये इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट लेता, तो F3 जब भी बुलाएंगे तो F3 कहेगा कि भाई हमें एक इंटीजर टाइप का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तब जाके हम आपका काम एक्शन परफॉर्म करेंगे। बात समझे? तो यहां पे ये क्या हुआ, आपका आर्गुमेंट लेने वाला मेथड हुआ। तो जब F3 कॉल कोई करेगा तो F3 को एक इंटीजर टाइप का वैल्यू देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, कॉल होगा। तो कॉलिंग मेथड को नेम पता होना चाहिए, कॉलिंग मेथड को आर्गुमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिटर्न टाइप भी पता होना चाहिए कि मेथड जब कॉल करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा। बात को समझा पे? रिटर्न टाइप इज नॉट नेसेसरी। आप रिटर्न वो कर रहा है वैल्यू, आप रिसीव करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिसीव करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन ये 2 चीज गलती मत करना कॉल करते समय, मेथड का नाम और मेथड का आर्गुमेंट। अगर ये 2 चीज मिस्टेक हो गया तो आपका मेथड कॉल नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि ऐसा कोई मेथड ही नहीं है इसके प्रोग्राम में। ठीक है, नाम आपने सही दे दिया, आर्गुमेंट वो 2 ले रहा है, आपने 1 दिया, आर्गुमेंट वो 4 ले रहा है, आप वहां पे 3 दे रहे हैं या 5 दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो भी कॉल नहीं होगा। बात समझे? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेथड जब भी कॉल किया जाता है तो उसका डिक्लेरेशन ध्यान में रखना होगा कि भाई उसका डिक्लेरेशन क्या है, उसका नाम क्या है, उसका आर्गुमेंट क्या है। ये दोनों कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कॉलिंग करते समय। ठीक है, अब आते हैं यहां पे रिटर्न टाइप को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न करना उसका काम है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब रिसीव करना आपका काम है, नहीं करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, वो रिटर्न करके दे रहा, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसीव नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है वो तो रिटर्न करता ही नहीं है। ठीक है, ये भी वॉइड टाइप का, ये भी वॉइड टाइप का, तो रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर है? अब समझो यहाँ पे तो वैल्यू रिटर्न किसको करता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा अच्छे से? अब यहां पे जा जाओ, तो नेम हो गया, आर्गुमेंट हो गया और आपका रिटर्न टाइप हो गया। ये 3 चीज आप जानते हैं, लेकिन नेम और आर्गुमेंट नेसेसरी है कॉलिंग करते समय। ये दोनों कभी भी मिस्टेक से भी गलती होना नहीं चाहिए कॉलिंग मेथड के द्वारा, जिसको आप कॉल कर रहे हैं कॉल्ड मेथड के लिए। ठीक है, कभी नहीं होना चाहिए। तो हम आपको कुछ रूल बता रहे हैं, देखो यहाँ पे किस टाइप के मेथड को आपको कैसे कॉल करना है। देखो समझ जाओ, मान लो कि एक मेथड ऐसा डिक्लेयर है वॉइड टाइप का, रिटर्न नहीं है, वॉइड मतलब रिटर्न नहीं कर रहा है। और मान लो सपोज करो यहाँ पे कि मेथड का नाम F1 है। ठीक है, तो ये कैसा मेथड हो गया, ये ऐसा मेथड है जो ना आपके लिए रिटर्न कर रहा है ना आर्गुमेंट ले रहा है। अगर मान लो सपोज करो इधर कोई कॉलिंग मेथड, मान लो वॉइड मेन मेथड है, मेन मेथड को F1 को क्या करना है, कॉल करना। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि कौन सा टाइप के मेथड को कैसे कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब मेन उसको कॉल किया, समझो, तो मेन F1 को कॉल करेगा, तो मेन हुआ कॉलिंग मेथड, F1 कॉल्ड मेथड होगा। तो मेन को पता होना चाहिए कि भाई F1 मेथड का नाम क्या है। ठीक है, मेथड का नाम क्या है F1, तो नाम दम सेम यूज करेगा। ठीक है, आर्गुमेंट ले रहा है तो पता चला है लिस्ट ऑफ कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो सिंपली ऐसे कॉल कर देगा, ये कॉल हो जाएगा। क्लियर है? बस आपको कुछ नहीं करना, ना आर्गुमेंट की जरूरत है, इसका वाला कोड क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। क्लियर? चलो अब ऐसा मेथड है, देखो ऐसा मेथड जो रिटर्न कर रहा है वॉइड टाइप का, मेथड का नाम F2 है और ये इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है A और एक इंटीजर टाइप का ले रहा है B। अब यहां पे अब जब F2 को मेन कॉल करेगा, ठीक है, तो F2 जब कॉल होगा तो F2 कॉल हुआ। ठीक है, नाम सेम यूज किया और यहां पे 2 आर्गुमेंट देना पड़ेगा इसे, 10 और यहां कितना दिया 20, कुछ भी दे सकते हो, जो डेटा पे आपको काम करवाना है मेन को वो डेटा देगा, ये तब जाके ये कॉल होगा। अगर कोई कॉल कर दिया F2 और बिना आर्गुमेंट को कॉल कर दिया तो नाम तो सही है लेकिन आर्गुमेंट का लिस्ट सही नहीं है, तो ये कॉल नहीं होगा।
समझे, ये कॉल नहीं हो पाएगा। फिर आपने यहां पे क्या दिया, यहां पे F2 और यहां पे एक आर्गुमेंट दिया, मान लीजिए यहां पे 5, ये भी कॉल नहीं होगा। आपने F2 कॉल किया, यहां 5 6 8 3 आर्गुमेंट दे दिया, F2 कहेगा भाई हम 2 ही आर्गुमेंट ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, आप कहां से ज्यादा दे रहे हो, ये भी कॉल नहीं होगा। क्लियर, याद रखना, तो इस तरह चीज ध्यान रखना। अब सुनो, अब एक मेथड है जो रिटर्न कर रहा है इन टाइप का, ठीक है, मेथड का नाम F3 है और ये एक आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर टाइप का, एक ए समझे ले रहा है। अब इसको कॉल करेंगे तो ये आपको वैल्यू भी रिटर्न करेगा, किस टाइप का, इन टाइप का। तो आप यहां पे रिसीव कर सकते हो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में एक x ले लिए, x इक्वल टू आपने क्या किया, F3 को कॉल किया, ठीक है, और यहां पे एक वैल्यू दे दिया 5, तो F5 के साथ जो F5 का वैल्यू a में रिसीव होगा। अब यहां पे जो वैल्यू रिसीव होगा ना, ये बात को समझो, यहां पे जो वैल्यू ये रिसीव करेगा वो a में जाके आएगा, a के साथ जो ऑपरेशन करना होगा F3 के पास जो उसको कोड लिखा वो करेगा, और जो लास्ट में जो रिटर्न करेगा वो x में आ जाएगा। अब ये x में आप रिसीव कर लो, अब x को प्रिंट कराना आपका काम है, नहीं प्रिंट करना आपका काम है। इवन आप अगर F3 को ऐसे भी कॉल करेंगे, यहां पे 5 भी कॉल हो जाएगा। सर यहां तो रिसीव नहीं किए हैं, रीजन क्योंकि हम आपको बताए हैं रिटर्न वो कर रहा है, आपका काम है रिसीव करो या मत करो, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। क्लियर है, रिटर्न उसका करना काम है, लेकिन गलती नहीं करना है, आर्गुमेंट और नाम में कभी गलती नहीं करना है। जिस जैसा वो नाम है वो, और जिस सीक्वेंस वो आर्गुमेंट ले रहा है वो देना दम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि रिटर्न कर रहा है फ्लोट टाइप का, ठीक है, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ्लोट टाइप का। फंक्शन का नाम क्या है भाई, F4, और ये आर्गुमेंट ले रहा है फ्लोट टाइप का A और एक इंटीजर टाइप का B। मतलब देखो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, एक फ्लोट टाइप का, एक इंटीजर टाइप का। क्लियर, रिटर्न किस टाइप का है, फ्लोट टाइप। किसको कैसे कॉल करेंगे, तो आपको अगर रिसीव करना रिजल्ट को, तो आप यहां पे लिख लो y नाम का वेरिएबल ले लिए, y इक्वल टू, ठीक है, F4 को कॉल करेंगे हम, ठीक है। और जैसा सीक्वेंस पहले फ्लोट ले रहा है तो पहले यहां पे फ्लोट देंगे, 5.5 f दे दिए, और यहां पे b का वैल्यू दे दिया, मान लो 6 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिए, अब जाके कॉल हो जाएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हो किस टाइप के मेथड को आप कैसे कॉल कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ी करते हैं तो कॉलिंग में दिक्कत होगा, ठीक है। तो जब भी आप मेथड को कॉल करते हो, ध्यान से समझो, तो 2 चीज दम जरूर से याद रखना। पहला, वो मेथड का नाम क्या है, और दूसरा आपको ये याद रखना हो कि मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। अगर आर्गुमेंट का लिस्ट अगर गलत है तो मेथड कॉल नहीं होगा। चलो इतना चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहां पे कि मेथड कॉल होता है तो होता क्या है इंटरनली। चलो इस पे बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे जैसे मान लो सपोज करो हम एक सिंपल सा चीज दिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसी हम जावा में दिखा रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज में दिखा रहे हैं, सभी लैंग्वेज में इसी तरह से काम होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे मान लो एग्जांपल लो, जैसे यहां पे हमने लिखा void main, क्या लिखा, void main। void main के पास कुछ कोड है, ठीक है। इसने एक मेथड को कॉल किया, F1 मेथड को कॉल किए, इसके बाद इसका खुद का कोड फिर से है, फिर इसने एक और कॉल किया किसको, F2 को। बात को समझो, क्या किया कॉल, F2 को कॉल किया। अब यहां पे देखो, यहां पे खुद से है, अब यहां खुद का मेथड है, यहां पे खुद का इंस्ट्रक्शन इसके पास है। अब ये डिफिनेशन यहां पे void F1 का है, यहां पे सेट ऑफ क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और F1 ने भी किसी को कॉल किया, किसको, F3 को, और यहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है। और फिर यहां पे हम आपको बता रहे हैं ये void F2 का इंस्ट्रक्शन है, ये किसी और को कॉल नहीं किया है, और ये इंस्ट्रक्शन किसका है, void F3 का इंस्ट्रक्शन है, ये डिफिनेशन है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको समझते हैं थोड़ा, कैसे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसको कॉल करता है, मेन को, तो मेन से कोड पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन के अंदर गया, मेन का ये वाला कोड को पढ़ा, ये वाला कोड को पढ़ा, ये वाला कोड को पढ़ेगा, आराम से पढ़ लिया। अब आया यहां पे किसके बारे, F1 मेथड के बारे में। अब F1 मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेथड है, फंक्शन है, इसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, और ये इंस्ट्रक्शन कहां लिखा हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम में खोजेगा। क्लियर है, कहां पे, तो भाई F1 को देखेगा कि F1 है यहां पे, ठीक है। तो प्रोग्राम पॉइंटर यहां से जंप कर F1 के डिफिनेशन पे आ जाएगा। क्लियर है, और इसका सारा कोड को क्या करेगा, पढ़ेगा 1 by 1, ठीक है। अब यहां लगा कि इसने भी तो किसी को कॉल किया F3 को, तो यहां से प्रोग्राम पॉइंटर मूव कर जाएगा कहां पे, F3 पे। देखो यहां पे F3 पे आ गया। अब इसको पढ़ेगा F3 का सारा इंस्ट्रक्शन, यहां पढ़ा। अब F3 से प्रोग्राम पॉइंटर मूव करके F1 के पास फिर जाएगा, क्यों, क्योंकि F3 को कॉल कौन किया था, F1, तो उसी के पास रिटर्न होकर जाएगा जो जिसको कॉल करता है। तो यहां पे रिटर्न हो गया, तो यहां तक तो पढ़ लिया था, इसके बाद इसका जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन है ये वाला पढ़ा। क्लियर। अब इसको पढ़ने के बाद F1 को कौन कॉल किया था, मेन, तो यहां से प्रोग्राम पॉइंटर कहेगा कि अब चलो अपने कॉलिंग फंक्शन के पास, क्योंकि तुमको वही कॉल किया है।
तो उसका मेन का आगे का इंस्ट्रक्शन सब पढ़ना शुरू किया, यहां तक F1 का तो इंस्ट्रक्शन तक पढ़ लिया। अब यहां आया तो मेन के पास 3 इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर इसने किसी को कॉल किया, दैट इज द F2। तो अब यहां से प्रोग्राम पॉइंटर F2 के डेफिनेशन पे मूव कर जाएगा। अब F2 का इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा सारा इंस्ट्रक्शन, और फिर ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद F2 कौन कॉल किया था, मेन, तो यहां पे आपका मेन का इंस्ट्रक्शन पड़ेगा। अब कोई इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, अब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझे, अब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहां पे इस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। मतलब आपको हम इंस्ट्रक्शन नंबर देते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन नंबर किस वे में एग्जीक्यूट कर रहा है, ये भी हम बताते हैं। देखो पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये वाला हुआ, 2 3 मतलब पहले 1 2 3 पढ़ेगा, तीसरा के बाद जो चौथा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर पढ़ेगा वो ये पढ़ेगा। वहां के बाद जंप करके F1 के बाद ये चौथा हुआ, ये पांचवा, ये छठा। अब छठा के बाद सतमा इसके अंदर नहीं, सतमा F3 के पास हुआ, तो सतमा ये, आठवां और कौन, नौवां, यहां पे आ गया 9 अब यहां के बाद फिर आया वापस, तो 10वां नंबर का ये, 11वां नंबर का ये, और फिर यहां से वापस गया तो ये 12, ये 13 और ये 14। क्लियर है। और फिर ये यहां से आया, और यहां से आया तो यहां आया, तो 15वां नंबर का ये, 16 17 और देन ये 18 19 20, टोटल 20 इंस्ट्रक्शन था। और 20 इंस्ट्रक्शन 3-4 फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शन मेन के अंदर, कुछ इंस्ट्रक्शन F1 के अंदर, कुछ इंस्ट्रक्शन F2 के अंदर और कुछ इंस्ट्रक्शन F3 के अंदर। इस तरह से लिखा हुआ है। और किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है पता चल रहा है। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मेथड कॉल होता है। तो मेथड कुछ है नहीं, देखो यहां पे मेथड में जो कोड है पहले हम लोग मेन में ही लिखते थे, ठीक है। अब हमें क्या लगा कि हम मेथड मेरे पास आ गया तो हम उसको अलग मेथड में अलग मेथड बना के लिख देंगे, उसको जितने बार कॉल करेंगे उतने बार वो यूज कर सकते हैं। बस यही फायदा होता है इसका कि जहां भी लगे कि सेम कोड बार बार प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे क्या करना है, यूज करना है, आप अपने कोड को लेके एक मेथड बना दो भाई, बात समझे, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा चीज है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगा void F1, void main मान लो, ठीक है, यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे एक कोड है मेरे पास void F1, क्या इसके पास प्रिंट है, एक सिंपल सा कोड लिखते हैं s.o.p, यहां लिख देते हैं हेलो को प्रिंट कराने के लिए, सिंपल सा लिख दिए। अब यहां पे समझो, अब ध्यान से समझो, अब यहां पे आ जाओ और यहां पे मेन को हेलो प्रिंट कराना है, तो ये क्या करेगा भाई, F1 को कॉल कर लिया, बस हो गया। अभी सारा कोड कहां, F1 के अंदर लिखा हुआ, फिर हेलो प्रिंट, फिर F1 को कॉल करेगा, फिर हेलो प्रिंट, फिर F1 को, कितने बार कॉल, क्या 3 बार। अब इसके अंदर 100 लाइन का लिखना इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है F1 के पास, तो मेन को अगर उस इंस्ट्रक्शन को 3 बार कॉल करना होता तो 100 लाइन 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक बार कोड लिख दिया कहां, F1 के अंदर, और उसको जितने बार चाहे उतने बार कॉल कर लिया। ये हम पिछले क्लास में बताए थे आपको कि मेथड का बेनिफिट क्या है। मेथड का मेन बेनिफिट जो होता है वो कोड रीयूजेबिलिटी का होता है, ठीक है। आप कोड को बार बार क्या करते हो, रीयूज करते हो, समझे, क्लियर हो रहा होगा सबको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मेथड इंटरनली कॉल होता है, बात समझे। अब यहां पे देखो, अब आते हैं यहां पे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे मेंटेन करता है, बात को समझो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे मेंटेन करेगा कि भाई हमें लौट के किसके पास जाना है। जैसे F1 को कॉल किया था मेन मेथड, तो F1 का सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद लौट के किसके पास गया, मेन के पास गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन तो याद तो करता होगा ना कि भाई कौन किसको कॉल किया, क्योंकि उसको हर एक कॉल्ड मेथड को, समझे यहां पे, हर एक कॉल्ड मेथड को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अपने कॉलिंग मेथड के पास लौट कर जाना होता है, ठीक है। कि जाइए, आपको वही कॉल किया है, आप उसी को वैल्यू रिटर्न कीजिएगा, क्लियर है। जो उसको कॉल करता है उसी को वैल्यू रिटर्न करेगा, या आपको भी पता है। चलो अब यहां पे वो भी बताते हैं कि कैसे इंटरनली ये काम को करता है, समझे। देखो यहां पे, जैसे यहां पे अगर बात करते हैं तब, जैसे एक फिर से एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे मान लो ये void main है, सिंपल सा चीज एक एग्जांपल बता रहे हैं। अब यहां पे कुछ कोड लिखा हुआ है, अब इसने किसको कॉल किया, F1 को, यहां कोड है, फिर इसने किसने कॉल किया, F2 को। अब यहां पे मेन में 2 मेथड कॉल किया, यहां पे void F1 का यहां पे क्या है, इंस्ट्रक्शन है, यहां पे कुछ कोड है, ठीक है, और यहां पे void F2 का इंस्ट्रक्शन है, क्लियर है। यहां पे कुछ कोड है और यहां ने इसने F3 को क्या किया है, कॉल किया है, इस तरह से। और यहां पे डिफिनेशन किसका है, void F3 का डिफिनेशन है, क्लियर यहां पे। चलो अब ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, देखो समझो, इंटरनली कैसे मेंटेन कर रहा है, कौन किसको कॉल किया है। F3 को कॉल करने वाला F2, F1 को कॉल करने वाला कौन, मेन, और F2 को भी कॉल करने वाला मेन। तो कैसे ये इंटरनली कैसे रिमेंबर रखता है, मेंटेन कैसे करता है OS कि कौन किसको कॉल किया है। अब इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैक। क्या यूज होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इस पर्पस के लिए क्या होता है, यूज होता है। कैसे यूज होता है, जो देखो, जब भी मेथड कॉल होगा तो स्टैक के अंदर जाएगा। स्टैक काम करता है
स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, आपको पढ़ाया जाएगा जब डेटा स्ट्रक्चर का हम आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, चलो, जो कि काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, मतलब कि जो डेटा सबसे लास्ट में गया, जैसे बॉल 1, ये बॉल 2, ये बॉल 3, बॉल 4, सबसे लास्ट में कौन गया है? बॉल 4। तो यहां पे बॉल 4 सबसे पहले निकलेगा, ठीक है, फिर बॉल 3, फिर बॉल 2, फिर बॉल 1, ऐसे निकलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई इधर से निकल नहीं सकता, इधर से निकल नहीं सकता, इधर से निकल नहीं सकता है, तो सबसे लास्ट मीन हुआ वो सबसे टॉप पे आ जाता है, और जब टॉप पे आ जाएगा तो सबसे पहले उसी को निकालना है। अगर हमको 2 को निकालना है तो पहले 3 को निकालना पड़ेगा, ठीक है, और 3 को निकालना उससे पहले हमको 4 को निकालना पड़ेगा। क्या? क्योंकि वो बॉटम में चला गया 1, क्या? तो अब नया डेटा आएगा तो 4 के ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे होता है। इसीलिए बोलते हैं इसको कि स्टैक लीफो टेक्निक पे काम करता है। किस पे? लीफो टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। सर इतना आपको समझने लिए काफी है कि स्टैक कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाए कि इंटरनली स्टैक को कैसे यूज करता है, मेंटेन करता है कंप्यूटर मेथड को कॉल करने में। ठीक है, देखो, जब भी मेथड कॉल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक के अंदर उसको स्टोर कर देता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करता है? मेन को। तो यहां पे स्टैक के टॉप पे मेन आ जाएगा, समझो, जो स्टैक के टॉप पे है ना, ठीक है, वही समझो एग्जीक्यूट कर रहा है अभी। तो अभी मेन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ होगा, शुरू किया, इसका चारों इंस्ट्रक्शन यहां तक पढ़ लिया ना। पढ़ने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को एक और मेथड कॉलिंग मिला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने टॉप पे मेन के ऊपर किसको रख दिया? अब F1 को रख दिया। अब समझो कि F1 का एग्जीक्यूशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। बात समझे? अब एग्जीक्यूशन किसका स्टार्ट हुआ? F1 का। अब F1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अब F1 का इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू किया। F1 के अंदर गया, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा। अब F1 में सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ये किसी को कॉल नहीं किया है, सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि भाई अब तुम टॉप से हट जाओ, उसको मूव कर देगा, मतलब पॉप कर देगा। बात समझे? तो अब टॉप पे कौन बच गया? मेन, क्योंकि ये यहां से क्या कर दिया, इसको हटा दिया, तो टॉप पे मेन, मतलब फिर से मेन शुरू हो गया एक्सक्यूशन। देख रहे हो ना, देख रहे हो कैसे F1 को कॉल किया था कौन? मेन। अब जब F1 का सारा एक्सक्यूशन हो गया, जस्ट उसके नीचे कौन बच गया? उसके जस्ट नीचे कौन बच गया? मेन मेथड, जो उसका कॉलिंग मेथड था, जस्ट उसके नीचे बच गया। क्लियर हो रहा होगा सबको? अब फिर से उसका एक्सक्यूशन स्टार्ट हुआ, अब फिर से ये तीनों पढ़ा मेन के अंदर का एक्सक्यूशन। अब मेन का पढ़ते गया तो फिर मेन ने किसी को कॉल कर लिया, अब टॉप पर फिर से कौन आ जाएगा? F2। ठीक है, अब F2 का एक्सक्यूशन शुरू हुआ। अब F2 का एक्सक्यूशन शुरू हुआ तो F2 जब इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था, यहां से लेके यहां तक पढ़ा, तो इसने भी किसी को कॉल किया। किसको? F3 को। तो अब टॉप पे कौन आ गया? F3 कॉल टॉप पे आ गया। अब F3 का एक्सक्यूशन शुरू हुआ, अब F3 का सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पढ़ लिया, तो उसको पॉप कर दिया, मतलब कि स्टैक से हटा दिया। क्लियर है? तो अब यहां पे टॉप पे मेन है, और उसके टॉप पर मेन के ऊपर कौन है? F2 है। अब F2 का एक्सक्यूशन शुरू हुआ ना, देख रहे हो ना कैसे? क्योंकि F3 को कॉल कौन किया था? F2, तो उसको लौट के किसके पास जाना था? F2 के पास जाना था ना, तो जस्ट उसके नीचे उसका कॉलिंग फंक्शन आ जाता है ना। इस यही कारण ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर लेता है कि कौन किसको कॉल किया है ड्यू टू द स्टैक। ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा ही है। ठीक है, अब यहां आया, अब F2 में सारा ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा, इसके बाद फिर F2 को स्टैक से हटा दिया गया। अब टॉप पे कौन आ गया? मेन। अब मेन इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अब यहां पे मेन का ये तीनों इंस्ट्रक्शन पढ़ा, अब कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपका स्टैक इंपीटी हो गया। क्या हो गया? इंपीटी। अब समझो, जब स्टैक इंपीटी हो जाए, समझो तुम्हारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीका से इंटरनली मेथड कॉलिंग को मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मेथड को मेंटेन कर रहा है, कॉलिंग को मेंटेन कर रहा है? आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो, अब हम लोग बात करेंगे यहां पे आगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग बात करेंगे कॉलिंग पे, फिर से हम लोग आ जाते हैं। हम लोग क्या मेथड होता है, किस तरीका से काम करता है, सारा चीज, कॉलिंग का मतलब क्या है, कौन कैसे कॉल करेगा, कॉलिंग में किस चीज का इंपॉर्टेंस है, तो कॉलिंग में नाम और आर्गुमेंट का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दोनों अगर गलत हुआ तो कॉल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कॉल करते कैसे। चलो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, समझो। जैसे अगर क्या है यहां पे, बात को समझो। यहां पे जैसे क्या है कि अगर हम लोग मेथड, हम लोग जावा में कैसे डिक्लेयर करते हैं, किसी क्लास के अंदर, जैसे एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि मेथड को डिक्लेरेशन का होता है। क्लास, मान लो क्लास ABC है। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेथड है वॉइड टाइप का, जिसका नाम है F1, और ये आर्गुमेंट ले रहा है एक इंटीजर टाइप का n, और यहां पे कुछ कोड होगा इसका लिखा हुआ। और एक मेथड है स्टैटिक वॉइड, और यहां क्या है?
F2, ये आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, बात को समझो। अब मेथड कहां है? क्लास के अंदर। मेथड कहां है? क्लास के अंदर, सारा के सारा मेथड। अब हमें मेथड को कॉल करना है। मेथड क्या करना है? कॉल करना है। अब कॉल करने के लिए मेन मेथड को रखना जरूरी है, क्योंकि मेन मेथड ही एक मेथड को कम से कम कॉल करेगा, तब ना जाके एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि मेन तो कॉल हो ही जाता है ना अपने आप। क्या मेन तो अपने आप कॉल हो जाएगा? क्लियर है? अब यहां पे समझो, तो मेन मेथड जो है वो कहीं किसी और क्लास में हो सकता है या फिर एबीसी क्लास में ही हो सकता है। समझो ध्यान से। तो मान लो इस बार हम मेन को एक अलग क्लास में रख देते हैं, क्योंकि मेन मेथड भी किसी क्लास का ही पार्ट होता है जावा में। कभी भी क्लास से बाहर आप मेन को देखे नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, यहां पे आर्गुमेंट है इसका जो भी है। चलो अब यहां पे अब मेन को कॉल करना है F1 को और F2 को, ध्यान से समझो। तो हम तो मेन को पता चल गया है भाई कि F1 को कॉल करने के लिए F1 का सही सही नाम यूज करना पड़ेगा, वो कितना आर्गुमेंट ले रहा है वो यूज कर, ये सब उसको पता है, ठीक है। लेकिन अब वो जब गया किसके पास कि F1 और F2 कहां है? एबीसी क्लास के अंदर है। कहां है? एबीसी क्लास के अंदर है। तो अब इस केस में अब क्या करेगा मेन मेथड? क्या है कि देखेगा एबीसी क्लास के अंदर है, तो देखेगा उसका नेचर क्या है। तो क्लास के अंदर मेथड दो नेचर का होता है, पहला स्टैटिक नेचर का होता है और दूसरा नॉन स्टैटिक का होता है। तो F1 नॉन स्टैटिक है और F2 स्टैटिक है। तो जब भी आपको किसी दूसरे क्लास का मेथड को क्लास के बाहर कॉल करना है ना, तो आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का नाम यूज करना होगा, उस क्लास का नाम यूज करना होगा। और अगर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना होगा, तब जाके आपका मेथड क्या होगा? कॉल होगा, ठीक है। जैसे यहां पे समझो, तो हमें F1 को कॉल करना है, F1 नॉन स्टैटिक है, तो मेन मेथड एबीसी क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो यहां पे O1 इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर है। और यहां पे लिखा O1 डॉट F1, ऐसे कॉल हो गया, बात समझे। और अगर F2 को कॉल करना है तो F2 का था हम स्टैटिक हैं, हम क्लास के नाम के थ्रू भी क्या हो जाएंगे? कॉल हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है मेरे ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एबीसी डॉट F2 मेन कॉल करेगा, ऐसे समझे। रिटर्न हमको किसी से नहीं करना है, बिकॉज रिटर्न क्यों नहीं करवाना है? क्योंकि कोई रिटर्न कर ही नहीं, रिसीव नहीं करना है, बिकॉज सबका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्लियर है। तो अब तो समझ में रहा होगा कि जब आपको मेथड को कॉल करना है, बात को समझना, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो मेथड किस क्लास में है और वो क्लास में उसका नेचर क्या है, क्लियर है। नेचर क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर क्लास में जो नेचर है उसका नॉन स्टैटिक है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और कॉल करो, ठीक है। और अगर क्लास में मेथड स्टैटिक है तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल होगा, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है? ये सब उप्स का कंसेप्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये सब उप्स का कंसेप्ट है। उप्स मेथड के बाद हम लोग उप्स ही पढ़ेंगे, बात समझे, जो आपको अच्छे से समझा देंगे ये सारा चीज होता क्या, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर है, समझे। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। तो आप यहां पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से मेरा ये मेथड कॉल होता है, समझे। तो अब यहां पे क्या है, एक चीज और यहां पे देख लेते हैं। पहले यहां पे क्या देख लेते हैं कि भाई मेथड जो हम लोग कॉल करते हैं, बात समझे। तो सर मेन मेथड तो दूसरे क्लास में है, हो सकता है कि मेन मेथड सेम क्लास में ही हो, जिस मेथड को कॉल करना वो भी इसी क्लास में और मेन भी इसी क्लास में, ऐसा भी हो सकता है। वो कैसे कॉल होगा? लेकिन पहले हम लोग ये अभी देख ले थोड़ा सा कि इस तरह से मेथड को कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहां पे तो हम लोग यूज कर लेते हैं अपना एडिटर, आ जाए सबलाइन खोल ले, और यहां पे देखो, यहां पे जैसे हम लोग के पास मेथड 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 डेमो करके हम कल फाइल बनाए थे, ये वाला फाइल था। इसके अंदर हम अलग अलग टाइप का मेथड डिफाइन किए हैं, रिटर्न करने वाला, आर्गुमेंट लेने वाला, नहीं लेने वाला सारा, और मेन भी इसी क्लास के अंदर है। मेन भी कहां? इसी क्लास के अंदर। अब हम इस सारा मेथड को हम एबीसी क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। सारा मेथड कहां रख देते हैं? एबीसी क्लास के अंदर। और मेन मेथड को हम क्या कर रहे हैं? क्लास, यहां पे हम क्या रख लेते हैं? मेन मेथड को मेथड डेमो फाइल क्लास के अंदर रख लेते हैं, समझो। जो जिस क्लास में मेन मेथड होता है, फाइल का नाम वही नाम से सेव होता है, जो फाइल का नाम है वही मेन मेथड क्लास का नाम होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉल करता है, ठीक है। अब यहां पे लिखे हम मेन। अब समझो यहां पे, अब हमें मेथड को कॉल करना है, किसको? मान लो हमको सम मेथड को कॉल करना है, तो सम मेथड किस क्लास में है भाई? एबीसी क्लास के अंदर है। तो एबीसी क्लास का हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट O1 इक्वल टू न्यू एबीसी,
इस तरीका से बना लिए, बात समझे, इस तरीके से हम बना लिए एबीसी। अब लिखेंगे O1 डॉट कौन सा मेथड, सम मेथड। यहां आर्गुमेंट ले रहा 12 और यहां पे 33, दो आर्गुमेंट दे दिए, क्योंकि सम मेथड कितना आर्गुमेंट लेने वाला, दो आर्गुमेंट लेने वाला है। ये रिटर्न भी कर रहा है इंटीजर टाइप का, तो आप रिसीव कर सकते हो इसके रिजल्ट को कि 12 33 का सम हमें दे देना। यहां पे आर में ले लेते हैं आर, और यहां पे आर इक्वल टू हम यहां पे O1 डॉट सम कर लिए, और यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन, और यहां पे हम आर का वैल्यू प्रिंट करा ले। कैसे काम किया, जैसे मेथड कॉल होता है तो फंक्शन कहां, प्रोग्राम पॉइंटर कहां चल जाता है, मेथड के डिफिनीशन पे। अब वहां गया होगा, डिफिनीशन पे गया होगा, तो यहां पे आप देखा 12 रिसीव हुआ ए में, और बी में रिसीव हुआ कितना, बस समझे, बी में रिसीव हुआ है 33। दोनों का सम किया ए प्लस बी, यहां से आर रिटर्न किया है, और आर हम यहां पर रिसीव कर लिए है। अब जरूरी नहीं कि यहां आर ही है, यहां एक्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नाम वेरिएबल का, बस वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, जैसे जिस टाइप का रिटर्न कर रहा है आपका उसी टाइप का होना भी चाहिए। यहां पे आ गया, देखो आराम से कॉल हो गया। और अगर हमें इस मेथड को कॉल करना है, किसको, मल्टीप्लाई मेथड को, ठीक है, तो मल्टी या डिवीजन मेथड को, तो इसको हम स्टैटिक बनाते हैं। क्या बना दिए, स्टैटिक, स्टैटिक बना दिए। तो ये क्लास के नाम के थ्रू ही कॉल हो जाएगा, देखो कैसे, और ये रिटर्न नहीं कर रहा ना, तो क्लास का नाम एबीसी है, एबीसी डॉट कौन सा मेथड है भाई, डिवाइड मेथड को कॉल कर लिए ना, आर्गुमेंट ले रहा है, आर्गुमेंट ले रहा, देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट के कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये स्टैटिक, और स्टैटिक मेथड क्लास के नाम के थ्रू भी क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। अब हम लोग इसको रन करा लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आ जाए हम लोग CMD पे, और यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे, जैसे यहां पे हम डी ड्राइव में आ गए, CD जावा प्रोग्राम में आ गए, और यहां पे लिखे जावा, और क्या है फाइल का नाम, मेथड डेमो, मेथड डेमो डॉट जावा, क्लियर है। यहां पे देखो आ गया, यहां पे आर प्रिंट करवाएं आर, और यहां पे देखिए, यहां पे आर प्रिंट करवा लिए हैं, लेकिन वेरिएबल हम एक्स में रख लिए, तो प्रिंट किसको कराना चाहिए था, एक्स को, ठीक है, यहां पे प्रिंट किसको कराना चाहिए था, एक्स को, ठीक है। अब यहां पे हो गया, और यहां पे इसको हम लोग रन करा ले, देखिए आ गया ना 45, और डिवाइड मेथड आपको मांगा, वहां इन नंबर 2 इनपुट था, वो तो आर्गुमेंट आपसे ले नहीं रहा है, यहां पे डिवाइड दिए 12, और यहां पे 3 दिए, देखिए आंसर आ गया 4, ठीक है। तो किस तरीका से मेथड कॉल हो रहा है तो पता चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर मेथड को सेम क्लास में रखेंगे तो क्या होगा, और मेन मेथड को भी उसी क्लास में रखेंगे तो कैसे कॉल होगा, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड कॉल करते कैसे हैं, क्या क्या तरीका है कॉल करने का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।